मेरे साथ पुष्पेश सर है। सर, ये जो पूरा जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, समझना ये चाहता हूं कि वहां पर तो डायरेक्ट सपोर्ट आ चुका है अजरबैजान को, पाकिस्तान की बात की जाए, टर्की की बात की जाए, लेकिन यहां पर ज्यादातर लिप सर्विस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि विक्टिम आर्मेनिया बनता जा रहा है, सिविलियन एरियाज उसके ध्वस्त हो रहे हैं। योर टेक सर। देखिए, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन एनालिसिस जनरल बख्शी ने शुरू में ही किया है कि ये आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई उतनी नहीं है जितनी इस्लाम की कट्टरता का आज प्रतिनिधित्व करने वाले तुर्की की लड़ाई कहीं ना कहीं सोवियत संघ के संग है। और पुतिन के संग ये मजबूरी इस समय है कि वो हथियारों के बड़े पैमाने पर बिक्री अजरबैजान को करते हैं, मगर उनकी एक सैनिक संधि आर्मेनिया के साथ है। हम इस बात को न भूलें, कहीं ना कहीं जो आज फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इस्लाम आज सारी दुनिया में बेलगाम है, उसकी एक क्राइसिस है, संकटग्रस्त इस्लाम के कारण ही सारी दुनिया को कई अंतर्राष्ट्रीय संकट झेलने पड़ रहे हैं। तुर्की उसका एक प्रमाण है। और तुर्की अभी आरोप फ्रांस पे लगा सकता है कि इस्लामोफोबिया है ईसाइयों का, मगर हम ये ना भूलें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल में जो संवैधानिक सुधार किए हैं उसमें उन्होंने ईसाई धर्म को रूस की बुनियादी मूल्यों में सूची में शामिल किया है। तो एक तरफ वो रूस जो है, आज का रूस साम्यवादी रूस नहीं है, वो भले ही ऑर्थोडॉक्स चर्च हो मगर वो एक ईसाई देश है, वो एक यूरोपीय देश है और उसकी सभ्यता की भिड़ंत तुर्की से और इस्लाम से लगभग वैसी ही है जैसी फ्रांस की या किसी और देश की है। दूसरी बात यह है कि जो बात अभिषेक कह रहे थे वो अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, मगर अजरबैजान ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्राहक हथियारों का रूस के लिए नहीं है, और लोग भी हैं। जहां हमारे लिए संकट पैदा होता है, और जनरल बख्शी ने वो बात बिल्कुल सही कही थी कि यदि सारे मुस्लिम देशों का एक गठजोड़ होता है, तुर्की को ये अपना सपना याद आता है कुस्तुनतुनिया का, बाइजेंटियम का, खिलाफत का, तो आज भी जो इस्लामिक कैलिफेट है वो अपनी पकड़ के लिए इस्लामी दुनिया में उसी खिलाफत की बात करती है। और आज यदि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन एकजुट हो जाता है, जिसमें शिया ईरान भी साथ देता है, पाकिस्तान भी साथ देता है, तो आप भू राजनीति को अगर देखें तो एक तरह से गठजोड़ भारत के भू राजनीतिक परिदृश्य को संकटग्रस्त कर रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, जिन तीनों जगह भारत की जो राजनयिक रणनीति थी वो कम से कम गतिहीन होती जा रही है। और एक दूसरी तरफ अगर आप देखें कि सऊदी अरब के जो रिश्ते इजराइल के साथ सुधर रहे हैं, खाड़ी देशों को सुधर रहे हैं, उसमें भारत का कोई खास लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरे परिवेश में यदि आप देखें, तुर्की की सरहद से सरहद मिलती है आर्मेनिया की, अजरबैजान की सरहद मिलती है दक्षिणी कॉकेशस में जॉर्जिया से और रूस से। मगर जो बात जनरल बख्शी फिर कह रहे थे, ये न भूलें कि दक्षिण कॉकेशस में रूस को चुनौती मिलती रही है इस्लामी आतंकवाद से, दागिस्तान में, चेचनिया में, जिनका बलपूर्वक दमन पुतिन ने किया है। मगर हाल फिलहाल, लेकिन सर आप जो बता रहे हैं पुष्पेश सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्या ये समझा जाए, क्यों मनीष अभी यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं वही देख रहा हूं, ऐसे तो आर्मेनिया तबाह हो जाएगा सर? नहीं, आर्मेनिया तबाह तो आप ये मानकर चले, इस पूरी लड़ाई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो सुशांत भी हमारे साथ हैं। 1920 में जारशाही के दिनों के बाद स्टालिन ने इन दो राज्यों को, गणराज्यों को आज़ाद किया और उसको शामिल कर दिया सोवियत संघ में। और उसके बाद ये सारी कारगुजारी स्टालिन की है, जिन्होंने अजरबैजान के भीतर घुसकर आर्मेनिया का एक द्वीप बना दिया, जो नगार्नो कराबाख आज हम कह रहे हैं। स्टालिन की मंशा शायद ये रही हो, वो खुद ईसाइयत को मानने वाले नहीं थे, मगर जिस तरह से वो उपराष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं का दमन करते थे, तो उनका ये था कि उलझे रहे अजरबैजान के मुसलमान इन आर्मेनियाई ईसाइयों से और वो अपना फायदा उठाते रहेंगे सोवियत संघ में। तो ये फूट उनकी डाली हुई है। और आज जो आप लड़ाई देख रहे हैं उसमें इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आज फूल चाट ली आर्मेनियन तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। 1916 में 4 दिन का एक युद्ध इस तरह का हुआ था। अब आप देखें तो भाड़े के टट्टू हो, मर्सनरी हो, जिहादी इस्लामी हो, उनकी अगर गतिविधियां अजरबैजान में बढ़ती हैं तो उन पर अंकुश लगाने के लिए पुतिन को भी शायद ये मौका मिलेगा कि ठीक है, पॉइंट नोटेड।